नमस्कार। आज हम थिवो मिरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस इसके ऊपर आए एक विश्लेषण की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास ना इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है जिसमें इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं उनको निकाला गया है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस रिव्यू से भावनाओं को, इमोशंस को संभालने के सबसे काम के सबक क्या हैं और नुस्खे क्या हैं वो निकालें। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई इमोशंस जैसा ये उलझा हुआ टॉपिक है, इसे किताब वाकई कितना आसान बना पाती है। समीक्षा तो यही कह रही है। हाँ, और देखिए ये समीक्षा ना साफ कहती है कि किताब का इरादा कोई बहुत भारी भरकम एकेडमिक किताब बनना नहीं है। अच्छा। ये सीधे मुद्दे पर आती है कि भाई भावनाएं बनती कैसे हैं, क्यों हम अक्सर आप जानते हैं नेगेटिविटी के चक्कर में फंस से जाते हैं। हाँ। और सबसे जरूरी कि इस चक्कर से निकलकर अपनी भावनाओं की लगाम वापस कैसे थामें। ये जो जटिल साइकोलॉजी है ना, उसको छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ती है और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लायक तरीके बताती है, मतलब प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, ताकि हम ज्यादा खुश रह सके, शांत रह सकें और थोड़े ज्यादा मजबूत बन सके अंदर से। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सबक से शुरू करते हैं जिसका जिक्र इस रिव्यू में है। जी। ये दावा कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों, हमारे थॉट्स से पैदा होती हैं। ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, ये है। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारी फीलिंग्स का कंट्रोल पूरी तरह हमारे अंदर है। हाँ, और ये वाकई में अगर ठीक से समझें तो एक बहुत बड़ा आइडिया है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा, कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। अब एक व्यक्ति सोच सकता है ओहो सब खत्म हो गया, और वो बहुत दुखी निराश हो सकता है। हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल। पर दूसरा व्यक्ति शायद सोचे अच्छा ये एक मौका है कुछ नया ट्राई करने का, और वो शायद थोड़ा चिंतित हो पर उत्साहित भी महसूस करे। अच्छा। घटना तो एक ही है, नौकरी का जाना, पर विचार अलग अलग हैं, तो भावनाएं भी बिल्कुल अलग हो गई। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि असली शक्ति बाहरी हालात में नहीं, हमारी अपनी सोच में, हमारे नजरिए में छिपी है। ये तो मतलब सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी के साथ कुछ वाकई बहुत बुरा होता है, तो क्या तब भी सिर्फ सोच बदलकर ठीक महसूस किया जा सकता है? ये कहीं भावनाओं को दबाने जैसा तो नहीं हो गया? बहुत अच्छा सवाल है ये। और किताब जैसा कि रिव्यू बताता है, वो भावनाओं को दबाने की बात बिल्कुल नहीं करती। बात है उन्हें समझने की और फिर उन्हें मैनेज करने की। समझने और मैनेज करने की। हाँ, और यहीं पर जो दूसरा अहम सबक है वो काम आता है, जागरूकता की शक्ति, अवेयरनेस। जागरूकता मतलब? इसका मतलब है अपनी भावनाओं को जैसे ही वो उठें, उन पर आंख बंद करके रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर उन्हें देखना, बस नोटिस करना, उन्हें पहचानना। अच्छा, जैसे अगर आपको एकदम से तेज गुस्सा आ रहा है तो फौरन चीखने चिल्लाने के बजाय बस एक सेकंड रुककर अपने अंदर ये नोट करना कि हाँ, मुझे इस वक्त गुस्सा महसूस हो रहा है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इससे क्या बदलेगा? गुस्सा तो तब भी है ना? हाँ, गुस्सा है, पर जानने से ज्यादा ना ये एक तरह से पॉज बटन दबाने जैसा है। हाँ, पॉज बटन। हाँ, जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपनी भावना और अपनी जो पहली प्रतिक्रिया होती है उसके बीच थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। एक गैप। अच्छा, एक गैप। हाँ, और उस छोटी सी जगह में, उस गैप में आपको चुनने का मौका मिलता है कि आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं। क्या आप गुस्से में चिल्लाना चाहते हैं, या शांत रहकर अपनी बात कहना चाहते हैं, या शायद कुछ देर चुप रहना चाहते हैं। बिना जागरूकता के क्या होता है, हम अक्सर ऑटो पायलट मोड पे रिएक्ट कर देते हैं। पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। जागरूकता हमें वापस ड्राइवर सीट पर लाती है। अच्छा, ये जो माइंडफुलनेस या सचेतनता का अभ्यास है ना, उसका यही तो मूल है। बिना किसी जजमेंट के बस अपने अनुभव के प्रति सजग होना। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से दिशा देना। ये पॉज बटन वाली बात काफी दिलचस्प लगी। और शायद इसी से जुड़ा है वो तीसरा सबक भी, जिसके बारे में रिव्यू में लिखा है, अपना ध्यान कहाँ लगाना है, इसे बदलना, फोकस शिफ्ट करना। हाँ बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है। तो अगर हम अच्छी चीजों पर, सॉल्यूशंस पर, आभार पर ध्यान लगाएं तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाती है। क्या ये वाकई काम करता है, या ये सिर्फ खुशफहमी पालने जैसा है? नहीं, ये काफी हद तक काम करता है और इसके पीछे बाकायदा मनोविज्ञान है। देखिए, हमारा दिमाग ना एक साथ बहुत सारी चीजों पर गहराई से ध्यान नहीं दे सकता। ये एक स्पॉटलाइट की तरह है। स्पॉटलाइट?
हाँ, तो अगर आप जानबूझकर अपनी स्पॉटलाइट उन चीज़ों पर डालते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या मान लीजिए किसी मुश्किल का हल ढूंढने पर लगाते हैं, तो क्या होता है, उन विचारों और भावनाओं के लिए कम जगह बचती है जो आपको परेशान कर रही हैं। अच्छा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ अच्छा सोचने को कहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली, सक्रिय रूप से अपना ध्यान अच्छी और उपयोगी चीज़ों की तरफ मोड़ना है। सक्रिय रूप से मोड़ना? हाँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी बातें लिखना जिनके लिए आप उस दिन आभारी थे। ये छोटा सा काम लगता है, पर ये लगातार करने से आपके मानसिक नजरिए में, आपके मूड में बड़ा फर्क ला सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ आ रहे हैं, सोच बदलो, जागरूक बनो, ध्यान सही जगह लगाओ, लेकिन इनको रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? हाँ, यहीं पर प्रैक्टिकल बात आती है। समीक्षा में कुछ व्यावहारिक तरीकों का जिक्र भी है, जैसे जर्नलिंग है, रिफ्रेमिंग है, माइंडफुलनेस तो है ही, और नेगेटिव विचारों पर सवाल उठाना। ये तरीके तो वैसे बहुत सी सेल्फ हेल्प किताबों में मिलते हैं, तो इस किताब में क्या खास है फिर? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये तरीके अपने आप में कोई नए या अनोखे नहीं हैं, और समीक्षा भी ये मानती है कि कुछ विचार थोड़े दोहराए भी लग सकते हैं। हाँ। लेकिन इस किताब की खासियत, जैसा विश्लेषण बताता है, वो 2 चीजों में है। पहली, इसकी भाषा बहुत सरल, बहुत सीधी, ये भारी भरकम शब्दों या जटिल थ्योरी में नहीं उलझाती। ओके। दूसरी, और शायद ज्यादा जरूरी बात, ये हर सिद्धांत के साथ एक्शन लेने लायक अभ्यास देती है, मतलब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। हर चैप्टर के आखिर में कुछ करने को होता है? हाँ। अच्छा। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसका तरीका भी साथ साथ बताती चलती है। ठीक है, तो ये एक्शन वाले हिस्से पर थोड़ा और बात करते हैं। जैसे जर्नलिंग का जिक्र है, इसका मतलब क्या सिर्फ रोज की डायरी लिखना है या कुछ और? नहीं, यहाँ जर्नलिंग सिर्फ रोज की घटनाएं लिखने से कहीं ज्यादा है। ये अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है ना, जो विचार घूम रहे हैं, जो भावनाएं महसूस हो रही हैं, उनको कागज पर उतारने का एक तरीका है। जब आप अपने वो उलझे हुए विचार और कच्ची भावनाएं लिखते हैं, तो कई बार वो ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। आप शायद पैटर्न देख पाएं कि अच्छा, किन सिचुएशंस में मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, या कौन से विचार मुझे उदास करते हैं। अच्छा, पैटर्न देखना। हाँ, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये अपने मन के अंदर झांकने और उसे बेहतर समझने में मदद करता है। और वो दूसरा तरीका, रीफ्रेमिंग, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बुरी बात को जबरदस्ती अच्छा बनाकर देखना है, पॉलियाना टाइप? नहीं, जबरदस्ती नहीं। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी स्थिति को एक अलग नजरिए से देखना, उसे एक नया फ्रेम देना। नया फ्रेम? हाँ, ये जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि उसी स्थिति के दूसरे पहलू देखना है जो शायद पहली नजर में न दिख रहे हों। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, वो फेल हो गया, तो एक फ्रेम तो है मैं नाकाम रह रहा। हाँ, पहला ख्याल तो यही आएगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरा फ्रेम हो सकता है, अच्छा मैंने इस अनुभव से क्या सीखा, या अब मुझे पता है कि अगली बार क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है, या शायद ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही था ही नहीं। ये नजरिया बदलने की बात है। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में इस्तेमाल होने वाला एक जाना माना सिद्धांत है। उसे यहाँ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आसान बनाया गया है। ये मुश्किल हालात से निपटने और उनसे सीखने में बहुत मदद करता है। हाँ, ये वाकई उपयोगी लग रहा है। और समीक्षा ये भी कहती है कि किताब स्थायी खुशी बनाने पर जोर देती है, मतलब ऐसी खुशी जो टिकी रहे। हाँ, सस्टेनेबल हैप्पीनेस। और ये बाहरी चीजों से नहीं आती, जैसे पैसा, सफलता, दूसरों की मंजूरी, बल्कि अंदरूनी शांति और जीवन के मकसद से आती है। ये बात तो आजकल बहुत सुनने को मिलती है, पर क्या ये व्यवहारिक है? दुनिया तो ज्यादातर बाहरी सफलता के पीछे ही भागती है ना? बिल्कुल, और यही समाज का डिफॉल्ट मोड है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये किताब समीक्षा के मुताबिक इसी धारणा को चुनौती देती है। अच्छा। ये कहती है कि बाहरी सफलता से जो खुशी मिलती है वो अक्सर अस्थायी होती है, आती जाती रहती है। असली टिकने वाली खुशी तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं, जब हम अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है, कोई मकसद है। ये बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करने और अपनी अंदरूनी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। ये रास्ता आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि समाज का दबाव अक्सर उल्टा होता है, लेकिन लंबी अवधि में देखा जाए तो शायद यही ज्यादा संतोषजनक रास्ता है।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये समीक्षा इस किताब को काफी सकारात्मक रूप से देखती है, खासकर इसकी सादगी और इसकी व्यावहारिकता के लिए। हाँ। छोटे क्लियर चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के बाद करने के लिए अभ्यास हैं। ये सब इसे उन लोगों के लिए काफी अच्छा बनाता है जो शायद सेल्फ हेल्प की दुनिया में नए हैं या जिन्हें प्रैक्टिकल गाइड चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसकी पहुंच आसान होना, इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी बड़ी ताकत है। देखिए, अगर कोई किताब बहुत मुश्किल लगे तो लोग उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। सही बात है। इसकी संरचना ऐसी है कि पाठक धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और जो सीखा है उसे साथ साथ आजमा सकते हैं। ये पाठक को कहीं ना कहीं सशक्त महसूस कराता है कि हाँ, वे बदलाव ला सकते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ कमजोरियों का जिक्र है समीक्षा में। हाँ बिल्कुल। एक तो वही बात दोहराई की कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं अगर किसी ने पहले ऐसी किताबें पढ़ी हैं। और दूसरा कि जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पहले से काफी गहराई से जानते हैं, उन्हें शायद ये बहुत बुनियादी लगे, बेसिक लगे। ये बात बिल्कुल सही है, और ये इस जॉनरा की, इस शैली की कई किताबों के साथ होता है। जो बुनियादी सिद्धांत है वो अक्सर वही रहते हैं। हाँ। इस किताब का मूल्य, इसकी वैल्यू शायद इस बात पर निर्भर करती है कि पाठक कहाँ से शुरू कर रहा है, उसकी जरूरत क्या है। जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, इसका मकसद कोई नया क्रांतिकारी सिद्धांत देना नहीं है, बल्कि जो आजमाए हुए सिद्धांत हैं उन्हें एक सरल, सुलभ पैकेज में पेश करना है। ओके। तो हाँ, जो बहुत गहराई खोज रहे हैं उन्हें शायद ये कम लगे, लेकिन जो एक व्यवहारिक शुरुआत चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल टूलकिट चाहते हैं, उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इसे एक स्टार्टर किट या इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स की तरह देखा जा सकता है। इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ, ये अच्छा कहा। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन है आइडियल रीडर? समीक्षा मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों की तरफ इशारा करती है। पहले, वो लोग जो रोजमर्रा के तनाव, नेगेटिविटी या मूड स्विंग से जूझ रहे हैं और इनसे निपटने के प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ रहे हैं। तलाना चाहते हैं, मतलब कोई बड़ी समस्या नहीं है पर वो और बेहतर महसूस करना चाहते हो। मूल रूप से ये उन लोगों के लिए है जो थ्योरी से ज्यादा एक्शन पर, करने पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अंत में इस पूरी बातचीत और इस रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये किताब वाकई मास्टर योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने के अपने वादे पर खरी उतरती है? देखिए, समीक्षा का जो फाइनल निष्कर्ष है वो यही है कि कोई बहुत भारी भरकम जटिल अकादमिक किताब नहीं है। नहीं, ये एक सीधी, सरल और हौसला बढ़ाने वाली गाइड है। इसका असली दम इसके प्रैक्टिकल नुस्खों और अभ्यासों में है जो रोज किए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात जो समीक्षा बार बार रेखांकित करती है वो ये है कि इन तरीकों का असर तभी दिखेगा जब इन्हें लगातार, कंसिस्टेंटली रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। मतलब सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई इसके सबकों पर, इसके अभ्यासों पर लगातार अमल करता है तो हाँ, ये मन पर बेहतर नियंत्रण पाने और ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जीने में निश्चित रूप से मदद कर सकती है। तो मतलब चाबी सिर्फ जानने में नहीं बल्कि करने में है, कंसिस्टेंसी में है। ये किताब आपको औजार तो दे देती है, पर उन औजारों को इस्तेमाल करने का अनुशासन, वो डिसिप्लिन, वो खुद बनाना होगा। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में रोज करना शायद उतना आसान ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जो श्रोताओं के लिए भी हो सकता है। हाँ। कि इन सब बातों को समझना कि हाँ, विचार भावनाओं को बनाते हैं, जागरूकता जरूरी है, फोकस बदलना चाहिए, ये सब समझना एक बात है। हाँ, समझ तो आ गया। समझ आ गया। लेकिन रोज की भागदौड़ में, काम के प्रेशर में, रिश्तों की उलझनों के बीच इन चीजों को लगातार करना, प्रैक्टिस करना, क्या असली चुनौती वो नहीं है? ये तो है। समझना तो पहला कदम है, जरूरी कदम है, पर असली महारत, असली मास्टरी शायद उस समझ को एक्शन में बदलने में है। खासकर तब जब भावनाएं उफान पर हों, जब हम तनाव में हों। सही कहा। तो ये ज्ञान और अमल के बीच का जो फासला है, जो गैप है, इसे कैसे भरा जाए ताकि ये बातें सिर्फ किताबी ज्ञान ना रहकर हमारी जिंदगी का, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। ये शायद हर किसी के लिए अपने अपने तरीके से सोचने और खोजने की बात है।